रिकॉर्डिंग। जो बोलेगी सब रिकॉर्ड हो जाएगा, तो होशियारी से बोलना। चलिए दिमाग लगाइए, क्या पढ़े थे? एम्पियर का डिफिनीशन अभी अभी आप बताए, अच्छा लगा सुन के कि ख्याल है। अभी उसको नापने का तरीका पढ़ेंगे। देखिए कुछ नहीं, एक छोटा सा बैलेंस है, इस पर सोना गहना तौलते हैं, तो वो रहता है पैन जिस पर वजन रखते हैं, इसी पर एक तार रख दिए, देखिए बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। इस तार में करंट अंदर की तरफ जा रहा है मान लिया, तो देखिए हार्मलेस हो गया है, ठीक है, ओके। ये पेन है किसी तराजू का, इसी पर ये वायर रखा हुआ है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और नीचे भी एक वायर है, देखो इसमें भी करंट जा रहा है ऐसे। अब दोनों तार कितना लंबा है, उस लंबाई के रिस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को बहुत कम रख के तभी इसको लंबा वायर हम लोग कह सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है ये भी हम लोग जान लें कि ये डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर है मान लिया, और दोनों में करंट का वैल्यू है I, दोनों में सेम करंट फ्लो करा रहे हैं। हाँ पढ़ा रहे हैं अमलेश सर। उसमें एक और चीज करिए तो हम देखते हैं वर्चुअल कैमरा वो है ना, जिसका स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं क्या? हाँ हाँ, उसके नीचे एक वर्चुअल कैमरा है, अच्छा उसको खाली एक बार क्लिक कर दीजिए और देखिए बना रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, जूम पर भी जाएगा, वर्चुअल कैमरा खाली ही कर दें, ठीक है। इसके नीचे स्टार्ट वर्चुअल कैमरा है, ये छोड़ दिया, ओके। क्या है दूसरा लिखता है तो इसको सेट करना पड़ेगा, लेकिन इसको बड़ा लिखेंगे तब होगा, या पतला वाला से लिखेंगे तब होगा। देखो बदलते हैं पहले, यही तो पहले ये करना है। हाँ तो कह रहे थे कि दोनों में करंट है सेम I, बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया 10 सेंटीमीटर, और लंबा मान लिया 1 मीटर है, तो लेंथ का वैल्यू कर लिया 1 मीटर। अब फोर्स दोनों पर कितना लगेगा, वायर दोनों पैरेलल है, दोनों में करंट एक डायरेक्शन में है, बोर्ड के बाहर आता हुआ, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको कहीं से पकड़ के रखिए, कहीं से बांध दीजिए, मगर इस पर फोर्स जो पृथ्वी से लगेगा उसी डायरेक्शन में ये अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा। इस फोर्स की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले इस वायर को रख के बिना करंट फ्लो कराए हुए इसका जितना वजन हुआ वो नोट कर लीजिए, और उसके बाद ये करंट फ्लो करवा दीजिए, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा μ0/2 पाई का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻⁻⁷, और I1 I2 को कर लीजिए I², और L को कर लीजिए 1 मीटर, और डिवाइडेड बाई A का वैल्यू कितना है 0.1 मीटर। तो ये न्यूटन हो गया, मीटर वहाँ था, ये देखिए हो गया न्यूटन। अब I का वैल्यू यदि 1 करेंगे, I का वैल्यू यदि 1 करेंगे तो
तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। 20 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। अब इतने बड़े फोर्स को यदि केजी वेट में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7 केजी वेट, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम वेट। देखिए, मतलब 2 ग्राम का इतना छोटा पार्ट है ये। 2 ग्राम में भाग लगाइएगा 1 पर 1 0 2 0 3 0 4, इतना ग्राम नीचे का नहीं दिख रहा है तो ठीक है, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1⁴ इतना ग्राम वेट। उतना वजन यहाँ रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा मतलब पहले वजन रख दीजिए, उसका रीडिंग नोट कर लीजिए, फिर ये तार रखिए, उस पर फोर्स करंट फ्लो करने से लगेगा। अब कितना लंबा तार है, ये कितनी दूरी है, उसके हिसाब से 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर कितना फोर्स लगे ये कैलकुलेट कर लीजिए। और चूँकि इसको अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है इसलिए उतना वजन उसे हटा लीजिए और फिर करंट फ्लो कराइए कि पहले जैसा रीडिंग इसमें हो जाए। इसका मतलब अब फोर्स इतना का लग रहा है, इसका मतलब करंट इसमें 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। तो 1 एम्पियर करंट को हम लोग गैल्वेनोमीटर में डाल के नाप रहे हैं, डिफ्लेक्शन देख करके उसको तौल रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग एम्पियर बैलेंस। तो इसी को लिखेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ, नहीं दिख रहा है, इधर दिखेगा तो उसमें नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ एम्पियर बैलेंस, बल्कि इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए फिलहाल। स्टॉप रिकॉर्डिंग करें तो भी हट जाएगा। पॉज करते हैं इसको, पॉज ऐसा करिए कि लगातार पढ़ ही लीजिए, जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे लिखते ही चलिएगा, रुकेंगे नहीं। तो बीच बीच में तो रिकॉर्डिंग ब्रेक रहती है। ठीक है, इसको तो जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद हम स्टाइल बदलते हैं पढ़ाने का। लिया है, बता दे। इतना हमें यह मत
उठाएगा करंट नापने के लिए। ऐसा चाहिए उपाय कि चाहिए रेडीमेड, बोलिए रेडीमेड उपाय है। तो रेडीमेड उपाय है कि 1 एम्पियर करंट इस तरह से नाप लीजिए और उसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में फ्लो करवाइए जिसमें डिफ्लेक्शन जैसा चीज़ कुछ होता है, जैसे घड़ी में देखते हैं 10 बजा 5 बजा कर लेते हैं तुरंत। उसके लिए कुछ ये तो नहीं करते हैं प्रोसेस, ये सेट करिए ऐसे देखिए अब ये रीडिंग हुआ उसको 10 सेकंड का, ये 9 बज गया 100 बोलिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वही उपाय है गैल्वेनोमीटर। 1 एम्पियर करंट इस तरह से नाप लिया और उसके बाद उस करंट को गैल्वेनोमीटर में फ्लो करा दिया। गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन का डिवाइस होता है, जितना डिफ्लेक्ट हो गया उसको 1 एम्पियर कह लीजिए। अब कोई दूसरा करंट नापना है तो उसे फ्लो कराइए। डिफ्लेक्शन यदि पहले डिफ्लेक्शन के बराबर है तो 1 एम्पियर करंट, उससे ज़्यादा है तो बड़ा करंट है, उससे छोटा है तो छोटा करंट है। तो हम हर करंट को इस एम्पियर बैलेंस से तौल लें और उसके बाद गैल्वेनोमीटर में फ्लो करा दें। आधा एम्पियर में कहाँ डिफ्लेक्शन है, 1 एम्पियर में कहाँ डिफ्लेक्शन है, 2 एम्पियर में कहाँ डिफ्लेक्शन है, तो कैलिब्रेट कर दें गैल्वेनोमीटर को। तब हम उसमें करंट नाप सकते हैं रेडीमेड तरीके से। ये गैल्वेनोमीटर क्या है, इसी की पढ़ाई करनी होगी इसके लिए। तो आगे हेडिंग में क्या लिखा जाए, गैल्वेनोमीटर। एक करंट नापने का डिवाइस नहीं है, करंट है कि नहीं इसको डिटेक्ट करने का डिवाइस है। इसी को हम लोग बदल देते हैं एमीटर में तो करंट नापने का डिवाइस हो जाएगा। एमीटर पढ़ने के लिए पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ये देखिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर दो तरह का है, एक में मैग्नेट डिफ्लेक्ट करता है और एक में कॉइल डिफ्लेक्ट करता है। इसमें कॉइल और मैग्नेट यही दो चीज़ रहेगा। एक में कॉइल फिक्स रहेगा, मैग्नेट घूमेगा, और मैग्नेट के साथ इंडिकेटर लगा देंगे, स्केल लगा देंगे तो पता लगेगा कहाँ पर वो उसका इंडिकेटर है। और दूसरे में कॉइल घूमेगा, मैग्नेट स्थिर रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर कितने तरह का हो गया, दो तरह का। एक में मूविंग मैग्नेट टाइप, लिखते चलिएगा, रुकेंगे नहीं हम। और दूसरा क्या है, मूविंग कॉइल टाइप। इसमें जो गैल्वेनोमीटर है उसका नाम है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और इसी को यूज करने के हिसाब से ऐसा सेट करते हैं कि कभी कभी उसको साइन गैल्वेनोमीटर भी हम लोग कहते हैं। क्या अंतर है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर साइन गैल्वेनोमीटर में, डिस्कशन के बाद पता लग जाएगा। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वह है जिसमें क्या मूव करता है, मैग्नेट, और फिक्स क्या रहता है, कॉइल। 1 नंबर का सवाल ऐसा आता है। मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर में किसका एग्जाम्पल है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो इसका डिटेल देखिए, पढ़ें, उस पर बाद में आवेंगे। वैसे इसमें खोजिएगा यूट्यूब में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर तो उसका फोटो आ जाएगा, मगर अभी ये हमको नहीं पता है कि उससे इसमें आवेगा कैसे, नहीं तो वहाँ उसका फोटो दिखा देते। तो अभी तो हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए डस्टर से नहीं, तुम पढ़ने पर पूरा ध्यान दो। हम क्या करेंगे वो मेरी बात है, तुम कहेंगे पढ़ाई छोड़ के बाकी सब करेंगे, सर पढ़ाई थोड़ा कम करेंगे, ऐसे नहीं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में एक छोटा सा रहता है, ये जो देख रहे हैं ना,
थोड़े लगा नहीं। ये देखो जितना बड़ा ये है ना इतना ही चौड़ा रहता है बेस, इसी को समझ लो गोल काट लो। रहता है लकड़ी का चाहे बोनाइट का। अब लकड़ी का आजकल कौन बनाता है, लकड़ी तो महंगा है और उसको बनाने में भी कठिनाई है। तो एक फ्रेम देखो ऐसे रहता है, हॉरिजेंटल फ्रेम नहीं कहो, मैंने प्लेटफॉर्म जैसा है ये। इसमें स्क्रू नीचे लगाए रखते हैं इसके सरफेस को हॉरिजेंटल बनाए रखने के लिए। लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं इसको, लेवल करने के लिए। उसमें एक को हम यहाँ दिखा दें, ये देखो जिसको पकड़ के घुमाएंगे सो नीचे वाला नुकीला पार्ट है सो, ये एक उधर भी रहेगा और एक इधर कहीं रहेगा, एक पीछे है। तो कितना 3 पर लेवल हो जाएगा, 3 पर लेवल उधर नहीं दिख रहा है। और इसी में सेंटर पर बॉल बेरिंग के सहारे सेट रहता है एक, हाँ स्टैंड है ये, इसको घुमा सकते हैं ऐसे दाएं बाएं। ये खोखला है ऐसा समझिए, इसके अंदर से तार ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। और यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल लपेटने के लिए फ्रेम रहता है, ये देखिए। ये ढेर सारा तार है इस पर लपेटा हुआ है यार, वार्निश किया हुआ, मतलब इंसुलेटेड है बाहर से। अब घर में तो सस्ता तार जो हम लोग यूज करते हैं उसमें रबर का कवरिंग रहता है, इससे तार जो है इसमें लिक्विड कवरिंग रहता है, इंसुलेटेड लिक्विड। ये एक सर्कुलर कॉइल है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है, सर्कुलर कॉइल। ये क्या है, हॉरिजेंटल बेस। दिखता है ये कि सट जा रहा है, बड़ा लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला ऊपर चला गया, हाँ सेटिंग नहीं है, तो कैमरा थोड़ा करेगा ना तो उसमें नीचे आ जाएगा। कैमरा को थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, देख लीजिएगा इसको। ये सर्कुलर कॉइल है, ये हॉरिजेंटल बेस है। और कैसे इसमें तार लपेटते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, देखना बोर्ड पर। तार का एक छोर यहाँ ला के एक कनेक्टिंग स्क्रू से बांध दीजिए सरफेस पर, प्लेटफॉर्म पर, और तार यहाँ से गया इसके अंदर अंदर होकर इसमें घूम रहा है। घूमते घूमते जहाँ इसका 50 टर्न आया वहाँ फिर उसको खुरच दीजिए, इंसुलेटेड लिक्विड को हटा दीजिए, वहाँ एक तार का वेल्डिंग कराइए और उस तार को फिर यहाँ ला के कहीं बांध दीजिए। फिर इसको लपेटते रहिए, जहाँ 150 लपेटा हुआ वहाँ फिर खुरचिए और फिर वहाँ से वायर वेल्डिंग करके यहाँ ला के बांध दीजिए। फिर मान लो इसमें 300 लपेटा हुआ, लास्ट हो गया, 300 टर्न्स इसमें हो गया, तो 300 टर्न्स लास्ट में जो हुआ उसको यहाँ कहीं बांध दीजिए। ये सब कनेक्टिंग स्क्रू है। कैसे कसते हुएगा वायर वगैरह, होल्डर में, प्लग में तार घुसा के कसते हैं हम लोग, वैसा ही ये वाला कनेक्टिंग स्क्रू है। इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर तैयार हो रहा है। बीच में जो जगह है वहाँ एक कंपास रखते हैं। जितना बड़ा ये जगह है वो मोटा मोटी इतना बड़ा रहता है, उसमें इसको फिक्स हम लोग कर देते हैं। रखने की व्यवस्था है, यहाँ से स्टैंड रहता है, हम वो डिटेल नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ बीच में एक कंपास रखा हुआ है सो दिखा रहे हैं। देखिए इसका बीच में रहता है एक मैग्नेटिक नीडल और उसके परपेंडिकुलर रहता है एक हल्का इंडिकेटर। नीडल छोटा है और नीचे लगा रहता है शीशा, मिरर। शीशा मतलब ऐसा नहीं, मिरर है जिसमें अपना मुंह फेस देख सकते हैं, उसमें देखिएगा तब आँख नाक दिखेगा। ये कंपास है और इसके किनारे किनारे आमने सामने के लाइन पर 90-90 और उसके परपेंडिकुलर आमने सामने के लाइन पर 0-0 लिखा रहता है। हम इसी कंपास का फिगर अलग से देखो दिखा दें। ये कंपास ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा,
इसके सेंटर पर ये मैग्नेटिक नीडल हल्का सा ऐसे दिखेगा, और इसके परपेंडिकुलर एल्युमिनियम का या कागज पर किसी ऐसे लिक्विड से लेप लगा देते हैं कि सूखने के बाद कड़ा हो जाए। जैसे हम लोग पतंग उड़ाने में धागे पर मंझा लगाते हैं, वैसा ही लिक्विड इस पर मार डाल दो भात वाला सूख जाएगा तो कड़ा हो जाएगा। उसी तरह का ये इंडिकेटर है, हल्का है मगर टाइट है। अब इस कंपास के बेस पर मिरर लगा हुआ है, उसके मिरर के किनारे किनारे एक कागज साट देते हैं हम लोग, जिसमें डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट हुआ, उसमें हम लोग 0 डिग्री 0 डिग्री लिख दें, और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन हुआ उस पर हम लोग लिख दें 90 डिग्री 90 डिग्री, और फिर 0 से 90 के बीच में इसको 90 भाग में हम लोग डिवाइड कर लें। अब यहाँ 90 भाग में डिवाइड हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि 90 भाग में होना चाहिए। ये इस तरह से 90 डिवीज़न यहाँ कर दिए, सब में देखो 4 क्वाड्रेंट में चारों में 90 डिवीज़न हमने बना लिया। अब एक डिवीज़न 1 डिग्री बताएगा, ये नापने के लिए है कि नीडल कितना डिफ्लेक्ट किया। अब स्पष्ट है कि नीडल और ये इंडिकेटर परपेंडिकुलर फिक्स है एक दूसरे पर, तो नीडल जितना घूमेगा इंडिकेटर भी घूमेगा। नीडल छोटा क्यों रखे हैं, इंडिकेटर बड़ा क्यों रखे हैं, ये भी चर्चा का विषय है। तो देखिए, पहले तो यहीं से बात शुरू करें, ये नीडल छोटा क्यों है। एक्चुअली ये जो गैल्वेनोमीटर बना रहे हैं, दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, और उसी जंक्शन पर, दोनों परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के जंक्शन पर ये हम लोग नीडल रखते हैं। तो देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का फील्ड है, जिसके चलते किसी मैग्नेट को झुलाते हैं तो उत्तर दक्षिण रहता है, वह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखिए उत्तर दक्षिण हम बना दिए, ये नॉर्थ साउथ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है यार, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, उसका भी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में रहता है, मगर हॉरिजॉन्टल न रह के कुछ झुका हुआ रहता है, लेकिन उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से का ही यूज हम लोग करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपास में जो नीडल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए अरेंज किया हुआ है, वैसी व्यवस्था की हुई है। तो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का नहीं लिखे, बल्कि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बस उसी की चर्चा की है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पैदा होगा, कॉइल के सेंटर पर। तो कॉइल कहीं रखेंगे ऐसा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर पैदा हो जाए, ये हो गया बी। अब चूंकि इस सर्कुलर कॉइल में करंट के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो इसका वैल्यू तो आप बता सकते हैं भाई, कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। ये क्या है, ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस कॉइल। ये जो कॉइल है उसका रेडियस, ये है कॉइल ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉइल, आई है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और बी एच का वैल्यू तो जानते हैं हम लोग, कहे थे कि 10 का पावर -5 टेस्ला का ऑर्डर का होता है। पटना में कितना है वो तो फिर अलग से नापने की व्यवस्था करनी होगी, या इसी से नाप सकते हैं यदि करंट नाप लिए एम्पियर वाले से। तो बी एच नापने का डिवाइस भी हो सकता है। वैसे बी एच दूसरे उपाय से नापते हैं, तो बी एच का जाना हुआ वैल्यू रहेगा, तो करंट जो ये फील्ड पैदा कर रहा है उस करंट का नापने का तरीका हो सकता है। यही जंक्शन है जहां पर नीडल रखे हुए हैं, देखिए नीडल का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नीडल के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर यहाँ का फील्ड का वैल्यू यूज कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि सेंटर से ये दूर नहीं रहे। सेंटर से दूर रहेगा तब यहाँ का फील्ड जो इस वैल्यू का है उसको यहाँ नहीं मान सकते हैं। इसीलिए नीडल छोटा रखते हैं कि कॉइल के एक्सिस पर का फील्ड हम लोग यूज करना चाहते हैं, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल है, उस जंक्शन पर छोटा सा नीडल नहीं रखेंगे तो नीडल के दोनों किनारे पर, दोनों पोल पर लगने वाला फोर्स दोनों फील्ड के जंक्शन का फोर्स नहीं मान सकते हैं। नीडल के किनारे पर का मैग्नेटिक फील्ड
और नीडल के सेंटर पर का मैग्नेटिक फील्ड एक हम लोग मान सकें, इसके लिए नीडल का साइज क्या रखते हैं, छोटा रखते हैं। तो ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल हुआ। मैग्नेटिक नीडल गैल्वेनोमीटर में छोटा रखने का कारण है कि मैग्नेट के सेंटर पर जो फील्ड है, मैग्नेट के किनारे भी वही फील्ड माना जा सके, इसके लिए मैग्नेटिक नीडल का साइज छोटा रखते हैं। लेकिन छोटा रखेंगे तो घूमने पर रीडिंग कितना आएगा उसको नापने में दिक्कत हो जाएगी। यदि हाथ मेरा यहाँ से यहाँ घूमता है तो देख लीजिएगा आप, लेकिन इसको छोटा सा घुमाएंगे तो पता लगा क्या, देखो ये दिख रहा है कितना घूम रहा है सो, लेकिन उतना ही यदि हम हाथ घुमाएंगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि देखिएगा आप ऊपर वो अधिक डिस्टेंस चला गया, ये थोड़ा डिस्टेंस है। तो रीडिंग में एरर ना हो इसके लिए ये लगाते हैं हम लोग इंडिकेटर। इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया इस नीडल पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा, कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, कि इसको हम लोग कर दें पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड वो चाहेगा इसको रखेंगे उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में। अब दोनों फील्ड है तो बीच में कहीं रहेगा, यदि इस फील्ड को हटा लें तो नीडल हो जाएगा उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण होगा तो कंपास को सेट कर लीजिए, उस समय 0 0 रीडिंग पढ़ने लगे। जब कॉइल में करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं तब नीडल जिस डायरेक्शन में है वो उत्तर दक्षिण डायरेक्शन है। कंपास को चाहे जैसे हिलाइए, स्केल तो हिलेगा लेकिन नीडल तो रहेगा उत्तर दक्षिण। तो नीडल उत्तर दक्षिण रहेगा, उस समय कंपास को घुमा के उसका रीडिंग कर लीजिए 0 0 0 0 नीडल का नहीं बल्कि इंडिकेटर का, क्योंकि इंडिकेटर का रीडिंग पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन में। तो कंपास को ऐसी स्थिति में रखें कि इंडिकेटर का रीडिंग हो जाए 0 0। अब इसमें करंट फ्लो कराइए तो नीडल भागेगा, साथ साथ इंडिकेटर भी भागेगा। यदि वो चला गया 30 डिग्री पर, इसका मतलब करंट इतना फ्लो कर रहा है जो 30 डिग्री डिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब ये देखो हम नीडल के डायरेक्शन में एक लाइन बना दिए और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट कितना कर गया, थीटा। यही 30 डिग्री है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो टॉर्क लगाते हैं हम लोग इस मैग्नेटिक नीडल पर। ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगा इधर, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो टॉर्क लगाएगा इधर। दोनों टॉर्क जब तक बराबर नहीं होगा तब तक तो ये अस्थिर होगा नहीं। तो दोनों टॉर्क यहाँ पर बराबर है। अब टॉर्क होता कितना है आप लोग पढ़े हैं, कितना होता है टॉर्क? टॉर्क M क्रॉस B कितना होता है? M क्रॉस B। M क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। ये टाउ का एक्सप्रेशन है। तो ये टाउ 1 यदि लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? M उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस निडल का इंटू BH साइन कितना, थीटा। टाउ 2 कितना लिखेंगे? M इंटू B इंटू साइन 90 माइनस थीटा। दोनों बराबर यदि है, टाउ 1 बराबर टाउ 2, दोनों बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? B बराबर BH tan थीटा। इसको बोलते हैं टेंजेंट लॉ। ये क्या कहलाता है? टेंजेंट लॉ। ठीक है, इतना करो तो।
कॉन्फिडेंस देखिए पानी क्या लिखा हुआ है
सर हाँ, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये देखो बी कितना था यार, तो यही लिख दीजिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इक्वल्स बी एच टेन थीटा। यहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो लिख लिया होइएगा। जितना बोले होइएगा सब रिकॉर्ड हो गया होगा। गाना वाना सुनिए ना, सब हमको पता लगेगा। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तब भी मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ से आई का वैल्यू देखो हो गया 2 पाई ए बी एच, या इसको ऐसे लिखिए मजा आएगा, बी एच डिवाइडेड बाई म्यू नॉट बाई 2 पाई ए इंटू टेन थीटा। यह जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है म्यू नॉट बाई 2 पाई ए, ये तो गैल्वेनोमीटर के बनावट से रिलेटेड है। ये इसका रेडियस है, ये क्या है इसका इसका रेडियस मोटा मोटी एक ही होगा, क्योंकि इसी के बीच में फंसा हुआ है, तो दोनों का रेडियस एक है। एक्चुअली यहाँ ए है कॉइल के सेंटर से कॉइल के किनारे तक की दूरी, तो ये तो अब नापने की चीज़ है भाई, कितना बड़ा फ्रेम में लपेटे हैं उसको, फ्रेम का रेडियस है वो। तो ये गैल्वेनोमीटर के बनावट से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग जी लिख देते हैं इनटू टेन थीटा। जी किसके बदले लिखा गया? और इस बी एच बाई जी को हम लोग कहते हैं के इंटू टेन थीटा। इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। के को क्या बोलते हैं? रिडक्शन फैक्टर, मतलब कितना टेन थीटा से छोटा बड़ा है वो मेजर करता है के। इस बी एच बटे जी को ही के लिखे हैं, तो ये देखिए फार्मूला हो गया, करंट इसे आसानी से नाप सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें नापा हुआ करंट का वैल्यू बी एच पर डिपेंड करता है। मतलब पटना के लिए बनाइएगा तो पटने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, दिल्ली जाइएगा तो फिर इस के का वैल्यू बदल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है लोकेलिटी पर, कहाँ पर आप हैं। लेकिन यही करंट नापने का फार्मूला हो गया। लिख लिए कि लिखना है? लगा के और एसी लगाना पड़ेगा तब गाना सुनने में मजा आएगा। क्या सुन रही थी? पेपर चेक कर रही थी? क्या कर रही थी? व्हाट्सएप का स्टेटस देख रही थी। वो गाना ही ऐसा हुआ, स्टेटस तो दिन भर देखो, यहाँ तो खाली कॉपी किताब देखो। हो गया? तो इसमें खराबी क्या है, अच्छाई क्या है? अच्छाई तो सबसे है कि ये बड़ा हैंडी है, पकड़िए उठा के लेके चल जाइए, लालटेन जैसा, मोबाइल जैसा छोटा सा चीज़ है।
कंपास को बाहर भी निकाल लीजिए। ये पोर्टेबल है या फोल्डेबल है ऐसा कहिए। फोल्डेबल है मतलब इसको निकाल के कंपास को अलग डब्बा में रख लीजिए और इसको अलग डिब्बा में रख लीजिए। इस कंपास का यूज कहीं और कर सकते हैं यदि इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो है। लेकिन इसका डिमेरिट क्या सो देखिए, एक तो प्लेस डिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ बनाइएगा तो दिल्ली में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से लेकर दिल्ली चला भी गया था फिर उसको नए ढंग से DH नापना पड़ेगा। DH में जिसे भाग लगाएगा नया के का वैल्यू वहाँ लिखना पड़ेगा, या के का वैल्यू पटना के लिए इतना, दिल्ली के लिए इतना सो लिखना पड़ेगा। ये लफड़ा नहीं है सर, ये उसका डिमेरिट है। दूसरा है कि आई थीटा पर डिपेंड नहीं करके टेन थीटा पर डिपेंड करता है। टेन थीटा का ग्राफ यदि ख्याल होगा तो देखिए टेन इधर थीटा बनाए और इधर टेन थीटा, तो ये ग्राफ तो कुछ इस तरह का होता है। देखो ये 90 डिग्री पर इन्फिनिटी हो गया, अब -90 पर यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 90 पर, इसमें सब जगह स्लोप नहीं है देखिए, इसलिए करंट में एरर होगा थीटा में एरर से, और थीटा के साथ टेन थीटा लीनियर ढंग से नहीं बदलता है। इसलिए इसका मतलब करंट नापने में जो एरर होगा सब जगह बराबर नहीं होगा। करंट नापने में कितना एक्यूरेसी होगा, किस डिफ्लेक्शन पर कितना एक्यूरेसी होगा, वो डिफ्लेक्शन डिपेंडेंट है एक्यूरेसी। करंट नापने में जो एक्यूरेसी आएगा वो डिफ्लेक्शन से इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जाने अभी इसका एक्यूरेसी का मेजरमेंट कैसे है, किस करंट को ज़्यादा एक्यूरेट नाप सकते हैं, कौन सा करंट ज़्यादा एक्यूरेट ढंग से नापाएगा। हेडिंग क्या लिख लेते हैं हम लोग, एक्यूरेसी इन करंट मेजरमेंट। इन करेंट मेजरमेंट देखिए I बराबर कितना है, के टेन थीटा। अब इसको DI यदि करिएगा DI बाई डी थीटा, तो के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मैथमेटिकली कुछ लिखिए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हुआ, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका फिजिक्स क्या है, उस पर चर्चा हम लोग शुरू करें। इसमें डी थीटा क्या है, डी थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन नापने में जो एरर हो जाएगा, एरर कैसे हो सकता है, यदि परपेंडिकुलर नहीं देख करके तिरछा देखिएगा तो रीडिंग स्केल है नीचे, ऊपर है इंडिकेटर, परपेंडिकुलर नहीं देख रहे हैं, तिरछा देख रहे हैं तो रीडिंग उधर वाला आ जाएगा, इधर देखिए तो उधर का आ जाएगा, तो एक्चुअल रीडिंग से कम या अधिक हो सकता है। वही है आपका डी थीटा। यदि डी थीटा एरर है तो करंट भी एरर वाला हो गया, करंट में भी एरर हो गया, तो करंट में एरर पर यूनिट करंट वो कहलाता है इनएक्यूरेसी। करंट में एरर पर यूनिट करंट क्या कहलाएगा, इनएक्यूरेसी। तो इनएक्यूरेसी हम लोग मैथमेटिकली लिखे हैं, देखिए ये हो गया DI डिवाइडेड बाई I, इससे का स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा।
क्या हम लोग बोले, इन एक्यूरेसी। इसको जरा काट लीजिए, सेक स्क्वायर को क्या हो जाएगा 1/cos² थीटा, डी थीटा तो ऊपर है और ये टेन थीटा का साइन थीटा और ऊपर कॉस थीटा। कॉस कॉस कट गया, क्या हो गया डी थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, इसको 2 से गुना कर लीजिए तो साइन 2 थीटा लिख सकते हैं आप। बोलिए साइन 2 थीटा तो सब जानता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनएक्यूरेसी। अब इसको कम करने का उपाय क्या करें, एक्यूरेसी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा बाई 2d थीटा। इनएक्यूरेसी उल्टा करना हो जाएगा एक्यूरेसी, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2d थीटा। तो इनएक्यूरेसी कम से कम करके नापना चाहेंगे कि इनएक्यूरेसी बढ़ा के नापना चाहेंगे, कम से कम करके। इनएक्यूरेसी कम करने के लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। लिखोगे फॉर मिनिमम इनएक्यूरेसी साइन 2 थीटा बराबर 1 और मिनिमम इनएक्यूरेसी साइन 2 थीटा इक्वल्स 1। मतलब थीटा कितना, थीटा कितना साइन 2 थीटा 1 है यार 30, साइन 2 थीटा 1 है 45। देखो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री करोगे दुगना करोगे 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। मतलब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर उस करंट को सबसे एक्यूरेसी के साथ नापेगा जो कितना डिफ्लेक्शन दे सके, कितना दे सके 45, फिर से बोलो ना यार 45 डिग्री ऐसे कितना डिफ्लेक्शन दे सके 45 डिग्री। भूलता है ना। तो अब पता लगेगा कि वो जो प्लेटफॉर्म था आपका हॉरिजेंटल उस पर 4 कनेक्टिंग स्क्रू रखे थे, क्यों? क्यों? मतलब यह जो डिफ्लेक्शन है आई, करंट का जो ये लिखा हुआ था आई बराबर के कितना BH बटे म्यू नॉट बाई 2 पाई ए इंटू टेन थीटा। तो थीटा बराबर करेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए BH, ये ना था। तो देखिए आई बड़ा होने से करंट बड़ा होने से डिफ्लेक्शन बड़ा होगा। यदि 2 स्क्रू के बीच करंट को जुड़े थे फ्लो करने के लिए, 4 स्क्रू था बनाए थे, 4 में 2 को जोड़िए, एक शुरू वाला एक 50 जहाँ ख़त्म हुआ था उसे डिफ्लेक्शन आया मान लो आप पूरा 15 डिग्री, इसका मतलब उस करंट को ये ठीक से नहीं नापेगा, तो डिफ्लेक्शन बढ़ाना है। डिफ्लेक्शन बढ़ेगा यदि ए का वैल्यू क्या होगा, इसमें एक चीज़ छूट गया, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिख पाए, बी जो लिखे थे ना आप
ये तो एक टर्न रहता तब न, बी कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ये तो एक ही टर्न के चलते, लेकिन उसमें एक टर्न था कि 50, 150, 300 टर्न था, तो उस टर्न को यहाँ नहीं लिखे सो गड़बड़ा गया। तो म्यू नॉट जहाँ जहाँ है वहाँ एन जोड़ लीजिए, जहाँ जहाँ म्यू नॉट है वहाँ एन जोड़ लीजिए ऊपर से नीचे तक। एन क्या है, जोड़ा उसमें बैठा हुआ है, जहाँ जहाँ म्यू नॉट लिखा वहाँ वहाँ एन जोड़ो। कैसा लगा, लिखा नहीं अभी है, तो उसे जोड़ो ना म्यू नॉट, जहाँ वहाँ एन जोड़ो। पन्ना पर तक आ गया, कहाँ लिखा म्यू नॉट, आप कहाँ लिखा, नहीं लिखे, पन्ना पलटने का मतलब भी नहीं लिखे हैं आप, भी नहीं लिखा है लोग। अक्षिता देखे कॉपी लिखी है ना साहब, लिया दीपाली सब लिखी है, ये जुट गया, ये जोड़ो, नहीं जुट गया, छूट गया नहीं। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइएगा, इसका मतलब 50 लपेटा में करंट जो फ्लो कर रहा है उससे नहीं काम चलेगा, क्योंकि वो तो 15 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिया था, और लेना है हमको 45 डिग्री, तभी करंट एक्यूरेट मैक्सिमम एक्यूरेसी न पाएगा। तब अब जोड़िए 0 से लेकर के 100 तक जोड़ दीजिए। ये देखिए पहला जो कनेक्टिंग स्क्रू था हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ 50 लिखा हुआ था, यहाँ 150 लिखा हुआ था, यहाँ 300 लिखा हुआ था, या 350 लिख दीजिए। यदि यहाँ के भी जोड़िए तो 50 टर्न में करंट फ्लो करके सर्किट कंप्लीट हो गया। वो डिफ्लेक्शन दिया 15 डिग्री, इसका मतलब वो करंट ठीक से नहीं ना पाएगा, उसमें ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तब इसमें जोड़ दीजिए तो 100 टर्न में फ्लो करके निकल जाएगा। तब डिफ्लेक्शन देखिए कितना हुआ, मान लिया हो गया 32 डिग्री, 35 डिग्री कुछ हो गया। अभी ये 45 नहीं है यार, तो अब 150 से जोड़ेंगे तो यहाँ के बीच जोड़ दें, 150 टर्न हुआ, मान लिया 47 डिग्री आ गया, तो ये बहुत ठीक है, 45 के आसपास है। तो यहाँ जोड़ने के बाद करंट फ्लो करा रहे हैं, 47 डिग्री डिफ्लेक्शन देख रहा है, तब उसमें इसको लिखिएगा यहाँ 47 डिग्री और बाकी सबका वैल्यू लिखिए, एन में लिखिए 150, और ए रेडियस वगैरह तो है ही। इस तरह से करंट को विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी हम लोग नापते हैं, ये है एक्यूरेसी का मतलब। फिर इसका पढ़े हम लोग सेंसिटिविटी, हेडिंग लिखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें कुछ फार्मूला है, रटना है, 2-4 गो है ना जी। देखिए सेंसिटिव होने का मतलब नाजुक होना, तो इसमें कौन नाजुक है कैसे पता करेंगे? उसको डांटेंगे, जो डांटने पर रो दे, जिसको एक ही बात डांटे रो दिया, और किसी को 2 बात बोले गुस्से में वो भी नहीं रोया, 3 बात बोले वो भी नहीं रोया, तो इसे हम लोग जांच लेते हैं कि कौन सेंसिटिव है। किसी को तो थोड़ा सा नज़र कड़ा कर देंगे तो नहीं रोने लगता है, तो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। तो गैल्वेनोमीटर रोने का मतलब करंट दिए डिफ्लेक्शन बहुत हो गया, छोटा करंट में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब
सेंसिटिव है। तो सेम करंट के लिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाए वो सेंसिटिव कहलाता है। आई बराबर है के टेन थीटा, के क्या है बी एच बटे म्यू नॉट एन बाई 2 पाई ए इंटू टेन थीटा। तो लिखना चाहिए हम लोग को टेन थीटा के रूप में ही बी एच इंटू 2 पाई ए डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन इंटू आई। सेम करंट के लिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो ऐसा कंडीशन खोजना है। तो आई सेम रहने पर थीटा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बी एच का वैल्यू गलती हो गया म्यू नॉट एन बाई उल्टा हो गया ना। बिल्कुल ठीक बोली। टेन थीटा बराबर म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाई 2 पाई ए बी एच सॉरी आई। सेम करंट के लिए डिफ्लेक्शन अधिक हो इसके लिए एन का वैल्यू क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। मतलब 50 टर्न में ज़्यादा सेंसिटिव है कि 300 टर्न में ज़्यादा सेंसिटिव है, 300 में ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन 300 में यदि डिफ्लेक्शन 70 डिग्री आ गया तो इनएकुरेट करंट मेजर हो गए। तो सेंसिटिव होने से भी क्या हुआ, वो एक्यूरेसी से नपाया नहीं। जैसे बच्चा इतना ही सेंसिटिव चाहिए कि डांटने से रोवे मगर पढ़े ठीक से, ऐसा नहीं कि डांट दिए रो गया पढ़ाई बंद हो गया, तो वो सेंसिटिविटी अच्छा नहीं है। तो सेंसिटिव इतना होना चाहिए कि विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी करंट नाप सके। खैर, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल आता है यार पढ़ने के लिए, तो यही है कि एन बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, लेकिन एन बढ़ाने से एक्यूरेसी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। एन बढ़ाने से डिफ्लेक्शन 45 डिग्री के आसपास न है करना, तो एन पर उसका डिपेंडेंस इस तरह से एक्सक्लूसिव नहीं है, वो तो और सब बात पर डिपेंड करेगा। लेकिन एन बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ेगा, और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ए का वैल्यू क्या करना होगा, घटाना होगा। घटाना होगा मतलब बड़ा जो कॉइल था उसको छोटा करना पड़ेगा, लेकिन उसे हानि क्या होगी, उसका डिमेरिट क्या होगा कि छोटा जब करेंगे ये कॉइल तो बीच का जो फील्ड है वो अगल बगल के फील्ड से बहुत वेरी करेगा। बड़ा जो कॉइल है इसके बीच का फील्ड अगल बगल वाले फील्ड से थोड़ा वेरी करेगा। तो नीडल जो यहाँ आप लगाते हैं, इस नीडल में सेंटर का फील्ड किनारे के फील्ड के बराबर नहीं माना जा सकता है, ये फार्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा। उसमें b बराबर बी एच टेन थीटा लगा ही नहीं सकते हैं। तो छोटा भी बहुत नहीं करना है, छोटा करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगा जरूर, मगर फार्मूला में एरर आ जाएगा। इसलिए इसके भी कम करने का एक सीमा है, उसका भी लिमिट है। तीसरी बात, थीटा बढ़ाने के लिए मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बी एच का वैल्यू क्या करेंगे, छोटा करेंगे। बी एच का वैल्यू कहाँ कम होता है, बी एच का वैल्यू कम होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास। वहाँ फील्ड रहता है वर्टिकल अर्थ का फील्ड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बहुत छोटा हो जाएगा। तो पटना में ज़्यादा सेंसिटिव यदि हम बना दें, ऐसे अर्थ बना दें, ये इसका इक्वेटर बना दें, ये पटना है और दिल्ली कहीं ऊपर है, इसे नहीं दिल्ली है ये, तो ये उत्तर की तरफ है। तब पटना से दिल्ली उत्तर की तरफ है कि दक्षिण की तरफ है, पूरा पश्चिम से कोई मतलब नहीं है, उत्तर की तरफ है। तो उत्तर जाने पर फील्ड का वैल्यू डीप क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल से जो फील्ड है वो ज़्यादा झुक जाएगा, बी एच का वैल्यू कम हो जाएगा। यहाँ बी एच का वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेटर पर बी एच का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बी एच का वैल्यू घटता जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ता जाएगा।
इक्वेटर पर कोई गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है कि पोल के आसपास, पोल के आसपास। तो इतना तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल इससे निकलता है। ये है आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में, इसमें लिखा गया। इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे सो देखना है। ये तो थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, लेकिन लेबोरेटरी में जाइएगा तो क्या क्या करिएगा। आपको गैल्वेनोमीटर दे देगा, कहेगा कि इससे करंट निकाल के दिखाओ, तो क्या करिएगा। वहाँ तो बैटरी रहेगा, तार रहेगा, उसमें करंट है, तार को गैल्वेनोमीटर के दोनों ठीक भी जोड़िएगा, ऐसे कि आपको एक बैटरी दे देंगे, छोटा सा तार कनेक्टिंग दे देंगे, रेजिस्टेंस वगैरह दे देंगे, और इसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है सो नापना है। तो क्या कीजिएगा, आप गैल्वेनोमीटर के इसी दो टर्मिनल जोड़िएगा, अभी जो बनाए थे। एक हो गया T1 टर्मिनल, दूसरा हो गया T, इसी में जाएगा ये ऐसे घूम के यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, सर्किट पूरा हो गया। इस कॉइल को कैसे रखिएगा सो देखिए। जो थ्योरी पढ़े थे आप, उसमें अर्थ का फील्ड था ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल में करंट के कारण पैदा था वो था ऐसे, ये अर्थ का फील्ड था इस तरह से। इस फील्ड को पैदा करने के लिए ये पूरब पश्चिम पैदा करना है। अर्थ का फील्ड किधर रहता है, नॉर्थ साउथ। ये फील्ड किधर करना है, ईस्ट वेस्ट। और कॉइल के प्लेन, कॉइल के सेंटर पर फील्ड किधर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर उस दिशा में जिस दिशा में पेंच आगे बढ़े। यदि पेंच को करंट के घूमने की तरह घूमता हुआ सोचा जाए, तो फील्ड जब पूरा पश्चिम करना है तो कॉइल का प्लेन किधर रखना चाहिए, उत्तर दक्षिण। कॉइल का प्लेन किधर होना चाहिए, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण देखो, यहाँ पर और यहाँ पर उसका सेक्शन दिखाए। यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है। ये किसका सेक्शन हम दिखाए, ये दोनों सर्किल कॉइल का, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। आधा कॉइल इस बोर्ड के बाहर है और आधा कॉइल बोर्ड के अंदर है। तो करंट इस तरह से बनाए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो पहला काम ये करना है कि कॉइल के प्लेन को किधर सेट करना है, उत्तर दक्षिण। कॉइल के प्लेन को किधर सेट करना है, नॉर्थ साउथ। तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक नीडल है वो कहाँ रहेगा, वो किधर रहेगा, वो किधर रहेगा, वो तो उत्तर दक्षिण ही रहेगा। नीडल तो हमेशा, यदि करंट नहीं फ्लो कराते हैं तो कंपास जो था बीच में रखा हुआ, उसका मैग्नेटिक नीडल किधर रहेगा। आवाज़ नहीं आती है, इसका मतलब कन्फ्यूजन है, एक एक मुंह से आवाज़ आ रही है। यदि कंपास को ज़मीन पर रख दीजिए, उसका नीडल देखिए वो किधर रहेगा, और उसके परपेंडिकुलर जो इंडिकेटर है वो किधर रहेगा, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो उस ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में एक धागा खींच लीजिए। कैसे खींचिएगा, एक स्टैंड रखिए लकड़ी का, एक दूसरा लकड़ी का स्टैंड, उसके ऊपर धागा बांध लीजिए और उसको ऐसा रखिए कि नीडल जो नीचे दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर के पैरेलल ये हो जाए। ये हो गया पूरा पश्चिम। अब उत्तर दक्षिण हम लोगों को करना है, ये उत्तर दक्षिण कॉइल होना है। तो रख दीजिए उसके नीचे, उस धागा के नीचे रख दीजिए गैल्वेनोमीटर, और जो कॉइल आपका है उसको रख दीजिए पूरा पश्चिम, उस धागा के पैरेलल करके पूरा पश्चिम हो गया। अब इस गैल्वेनोमीटर के नीचे कितना घुमाते हैं इसके लिए यदि बना हुआ है वहाँ स्केल, तब तो कोई बात नहीं। और नहीं स्केल बना हुआ है तो इस धागे के परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन ले लीजिए, उस डायरेक्शन में उसको घुमा दीजिए 90 डिग्री से। या इंडिकेटर का यूज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ नीडल का यूज करना चाहते हैं जो कि छोटा है, उसमें एरर आएगा, तो नीडल के पैरेलल धागा खींच लीजिए। अब ये हो गया उत्तर दक्षिण। अब धागा के पैरेलल कॉइल का प्लेन कर लीजिए, ये हो गया उत्तर दक्षिण। अब इसके सामने कहीं रहेगा
मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा एक्सिस पर, लेकिन हम तो रखे हुए इसको सेंटर पर। तो कॉइल के सेंटर पर जो निडल है उस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उत्तर दक्षिण काम कर रहा है, और इस कॉइल में करंट के कारण सेंटर पर जो फील्ड है वो इधर की तरफ है। अब डिफ्लेक्शन देख लीजिए, सेट कर लीजिए इसके कंपास को कि करंट नहीं फ्लो करावे तो जो 0 डिग्री पढ़े, और करंट फ्लो करा दीजिए कितना डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ नाप लीजिए। तो सेटिंग सिर्फ यही है कि कॉइल के प्लेन को किधर कर देना है, नॉर्थ साउथ कर देना है। ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा लिखने आता है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज करते समय कॉइल के प्लेन को किस दिशा में रखते हैं, नॉर्थ साउथ रखते हैं, और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में पैदा होता है, ईस्ट वेस्ट, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होता है, नॉर्थ साउथ। मतलब अर्थ कॉइल के सेंटर पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जहाँ पर नीडल रखा हुआ है, नीडल दोनों के प्रभाव में न उत्तर दक्षिण सजता है न पूरा पश्चिम सजता है, बल्कि बीच में सजता है। और कितना डिफ्लेक्ट हुआ ये नाप करके हम लोग गैल्वेनोमीटर में बहने वाला करंट निकालते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। मगर इसका एक और यूज करने का तरीका है, उस तरीके के चलते इसको बोलते हैं साइन गैल्वेनोमीटर। यही गैल्वेनोमीटर है, लेकिन इसको हम लोग कहने लगेंगे साइन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो साइन गैल्वेनोमीटर कितना टाइम हुआ देखो, हाँ तो हो सकता है अभी 5-7 मिनट। देखिए स्कूल में भी नहीं एक्सपेरिमेंट होता है, ये जाते ही नहीं। कॉलेज में भी अब सब एक्सपेरिमेंट से भागता है। लड़का को पकड़ते रहो, भागते रहे, सर आ रहे हैं प्रैक्टिकल करावेंगे, भागो रे। ये जो कॉइल का प्लेन है उसको इतना घुमा के रखते हैं कि वो हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन, प्रणाम। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं अभी यही है। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, बोल देंगे। ओके ओके, तुमको चल जाना है मौसी के यहाँ। देखिए ये बना रहे हैं हम लोग, यहाँ से करंट यहाँ से निकालो और यहाँ करंट अंदर कर लो। अब देखो ये उत्तर दक्षिण नहीं है, तो इसका फील्ड किधर पैदा होगा, इस डायरेक्शन में। ये है बी, कितना है, μ0I/2π A। ठीक है, और अर्थ का फील्ड किधर है, ये है नॉर्थ साउथ, अर्थ का फील्ड। और ये मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ साउथ, अर्थ का फील्ड देखो है ये, BH। जितना डिफ्लेक्ट हुआ है ये है, इतना घुमाए हैं, पहले सेट कर लिए। उत्तर दक्षिण था निडिल, करंट फ्लो कराए, निडिल डिफ्लेक्ट किया, निडिल डिफ्लेक्ट किया तो कॉइल को भी घुमाने लग गए। कॉइल को ऐसा घुमाए कि निडिल का प्लेन और कॉइल का प्लेन एक हो जाए। तो जस्ट सेटिंग है,
पहले नहीं करंट फ्लो कर रहा था, तो कंपास के सेंटर पर जो नीडल था वो किधर रहता, नॉर्थ साउथ। तो लेकिन नॉर्थ साउथ अब नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो करा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को नीडल को घुमा रहा है। नीडल घुमा तो कॉइल को भी घुमाने लग गए। इतना घुमा है कि कॉइल का प्लेन नीडल के एलोंग हो गया। अब इस पर टॉर्क देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा इसको इधर ले आना, और ये अर्थ का फील्ड चाहेगा इसको इधर ले आना। तो देखो यहाँ भी टाउ 1 बराबर टाउ 2 कर दे। टाउ 1 कितना हो गया, बोलिए, एम बी साइन 90 डिग्री, एम बी साइन 90 डिग्री। और ये हो गया एम बी एच साइन थीटा। तो यहाँ से डी बराबर क्या हो गया, बी एच साइन थीटा। देखो ये tan ख़त्म हो गया, खाली सेटिंग के चलते। अब बाकी सब चीज़ तो वही है। तो यहाँ करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेटिंग ठीक नहीं है उसका। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी एच बाई जी म्यू नॉट एन बाई 2 पाई ए इंटू साइन थीटा। देखो वही गैल्वेनोमीटर है, कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत किस में है, चेंज किस में करना है, सेटिंग में। सो दिस इज, अब यहाँ देखो एक इसका इनएक्यूरेसी कैसे निकालेंगे, डी आई बटे आई, तो साइन थीटा का कॉस थीटा। उतना आपके लिए अब ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। सेंसिटिविटी इसका भी उसी तरह से, थीटा बढ़ने से साइन भी बढ़ता है, थीटा बढ़ने से टेन तो बढ़ता ही है, साइन भी बढ़ता है, इसलिए सेंसिटिविटी भी उसी हिसाब से कह देंगे। ठीक है, तुम लोग लगता है कि परीक्षा में होती है, तुम लोग कहेंगे मैं भर्ट कर रहा है, सवाल में जवाब ठीक नहीं देता है। क्या मिशू अच्छा लेंगे ना, तब 2-4 दिन पढ़ेगा जोर से।